नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष हम लगातार अल्टरनेट डे पे पढ़ रहे हैं, कक्षाएं हम लोग कर रहे हैं। ये आपका 35 नंबर का सेगमेंट है। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होने वाली है उनमें हम लोग का टारगेट विशेषकर लोअर पीसीएस का एग्जाम है। तब तक हम ये कर लेंगे, इसके बाद एक घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बुक आने वाली है, उसको भी करेंगे। यूपी स्पेशल कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की कोशिश करेंगे, घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी कर ले, ताकि यूपी और कंप्यूटर की तैयारी आपकी इतनी मजबूत हो कि 35 में से 30 प्लस नंबर का हमारा लक्ष्य है, इतना आप लाने में सक्षम हो। आपको लग सकता है मेरी आवाज आज थोड़ी भारी सी, जुकाम है, गला एकदम बंद है, तो थोड़ा ऊर्जा भी कम लग सकती है, लेकिन ठीक है, पढ़ना तो है ही है, प्रयास करते हैं। ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो पिछली हमने 2 क्लास पढ़ी थी, और ये कंप्यूटर स्प्रेडशीट या मैं इसको कहूं एमएस एक्सेल, ये दोनों काफी टफ जाते हैं। एमएस एक्सेल बहुत बड़ा है अपने आप में। अगर आप कंप्लीट तरीके से एमएस एक्सेल को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन हम यहाँ परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न हमसे पीछे पूछे गए हैं, उनके आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके क्वेरी प्रश्नों को पूछने में मदद करती है? देखो, कंप्यूटर में कॉमन सेंस भी आप जगह जगह लगाओगे तो आपके सवाल सही होंगे। अब देखो, ये कह रहा है कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके क्वेरी को पूरा करने, प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है। वॉइस सर्च क्या करेगी? क्या एमएस एक्सेल की बात हो रहा है? सर्च हिस्ट्री उनके प्रश्नों को बताने में मदद करेगी क्या? मैनुअल एंट्री से तो कोई मतलब नहीं है। ऑटोफिल सजेशन जो होते हैं, या फिर वॉइस सर्च, है ना, वॉइस सर्च या फिर ऑटोफिल सजेशन जो होते हैं। ऑटोफिल सजेशन जैसे आप लिखना चाहो राम या राम बहादुर, आपने अगर बार बार लिखा हो तो जैसे ही आप RAM लिखोगे तो आप देखते हो क्लिपबोर्ड पे राम बहादुर पूरा लिखा आ जाता है। तो ये ऑटोफिल सजेशन जो है, जो क्वेरी को पूरा करने में, अब ये कहता अगर कि क्वेरी पूछने में मदद करते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझना। व्हाट फीचर हेल्प्स यूजर टू कंप्लीट देयर क्वेरीज, कंप्लीट की बात आ रही है, तो पूरा कौन करते हैं? ऑटोफिल सजेशन करते हैं। क्वेरी का समाधान की अगर बात होती तो फिर हम वॉइस सर्च या इस प्रकार के सर्च का कुछ ऑप्शन लगाते, लेकिन उनको पूरा करने की बात हो रही है, तो पूरा करना आपको पता है ऑटोफिल सजेशन। आप जो चीज बार बार लिख रहे हो या कुछ कॉमन शब्द होते हैं, आप लिखिए CONSTI, जैसे आप लिखोगे तो समझ जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाह रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाह रहे हो। क्लिपबोर्ड पे अपने आप पूरा शब्द हो जाएगा। तो ऑटोफिल सजेशन होते हैं, है ना। इसका विशेषकर कोई एक्सेल से मतलब नहीं है, लेकिन सामान्य सवाल है। आगे चलते हैं। ऑटोफिल सजेशन उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में, शब्द को गौर करना, पूरा करने में मदद करते हैं। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज या वाक्यांशों का सुझाव देती है। जितने समय की बचत होती है और खोज प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। आप लिखो आई तो उसके बाद अपने आप लव या समथिंग लिखा जाता है ना। आई लव लिखो तो यू तो आ ही जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा टैब आपको चार्ट का प्रकार चुनने और एक्सेल डेटा के स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको साथ ही साथ एक्सेल भी खोल लूं, ताकि आप चीजों को उचित प्रकार से समझ सके। अगर मैं यहां से एक्सेल खोलूं, ये ब्लैंक वर्कशीट हमारी ये खुल के आ गई। अब सवाल को देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, थोड़ी देर हम छोटे में ही देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टैब चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा को व्यवस्थित करने। अब देखो, अगर मुझे यहाँ चार्ट लगाना हो तो मैं चार्ट कहां से लगा पाऊंगा? देखो, इससे इंसर्ट वाले मेन्यू में जाके ये चार्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, यहां से मैं चार्ट लगा पाऊंगा। जैसे मान लो मैं यहाँ कोई भी डेटा फिल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूं, इस सेल में मैं लिखता हूं 20WE लिखता हूं, फिर कुछ और लिखता हूं, और फिर इसका कुछ चार्ट बनाने, सामान्यतः अंकों को अगर आप लिखते हैं तो चार्ट बनाने में आसान जाता है। अब देखो सवाल क्या पूछा है, कौन सा टैब आपको, अब देखो इसमें से कौन सा टैब है, क्या फॉर्मेट है, क्या नहीं, तो इसमें से कौन सा टैब है जो आपको चुनने में मदद दे रहा है? फॉर्मेट टैब है नहीं, लेआउट टैब है नहीं, या तो इंसर्ट टैब होगा या डिजाइन टैब होगा। तो डिजाइन टैब में भी हम जो है एक्सेल में ये लगाते हैं, चार्ट्स लगाते हैं, जैसा आप देख रहे हो ये चार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिजाइन टैब। इसका आंसर क्या होगा? या तो इंसर्ट टैब या फिर डिजाइन टैब आप इसमें लगाओगे। इंसर्ट टैब या फिर डिजाइन टैब आप इसमें लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी,
है ना, आपको चार्ट का प्रकार चुनने और एक्सेल में डेटा के स्रोत को व्यवस्थित करना, तो डिजाइन टैब में आप जाके ये कर लोगे। आगे चलते हैं। डिजाइन टैब का उपयोग करके लेआउट को समायोजित करने और चार्ट के लेआउट को परिवर्तित करने और चार्ट को अनुकूलित करा जा सकता है। कोई भी हम चार्ट बनाना चाहते हैं किसी भी डेटा पर आधारित, तो एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप, देखो दो चीजें होती हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। ये एच को एक्स या तो गलती से लिख गए, जो भी है एक्स लुकअप भी उसको बोल लेते हैं वैसे। वी लुकअप का क्या मतलब होता है, वी का मतलब वर्टिकल लुकअप, मतलब इस सेंस में खोजेंगे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे कोई चीज हमें खोजनी हो तो ये वी लुकअप और एक्स लुकअप बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो वी जहां आ जाए वहां वर्टिकल, एक्स या एच अगर पूछ ले तो वो हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। अब देखो एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स या तो ऐसे करके खोज सकते हैं या ऐसे करके खोज सकते हैं, लेकिन वो वर्टिकली नहीं खोज सकता, तो ये ठीक है। मेन अंतर ये है, एक्स लुकअप को सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। एक्सेल के सभी वर्जन्स में उपलब्ध है, एक्स लुकअप नहीं है, पुराने वालों में नहीं था। केवल वर्टिकली खोज कर सकता है, तो वर्टिकली कौन खोज कर सकता है, वी लुकअप। मतलब अगर हमें कोई डेटा खोजना है, कोई पॉइंट खोजना है, कोई कीवर्ड सर्च करना है, कुछ सर्च करके कुछ भी कहीं एडिट करना है, तो हम वी लुकअप या एच लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक्सेल में आप एक चीज और देखोगे, एक्सेल में जो होता है, ये जो आप पूरा देख पा रहे हो, ये क्या है, ये जो लंबे लंबे लाइंस खड़े हैं, अब जो ऐसे जो हो गए, ये जो आपको डार्क हो गई, ये क्या है, ये रो है, जबकि ये क्या है, ये कॉलम है। तो कॉलम और रो में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉलम कैसे होते हैं, मकान बनवाते हो तो मकान के कॉलम भरे जाते हैं, तो कॉलम सीधे होते हैं ना, तो ये कॉलम है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली वाली जो लाइन है ये क्या है, ये रो है। रो और कॉलम के मिलने से ये चौखंटा सा खाना बनता है। इस चौखंटे खाने को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल। क्या कहते हैं इसको, सेल। सेल के अलावा आप देखोगे कि नीचे ये शीट का ऑप्शन आता है, एक शीट, दो शीट, तीन शीट, और इन शीटों के मिलने से क्या बनती है, वो बनती है वर्कबुक। मतलब ये जो पूरी होगी, जब इसको आप काट के सेव करोगे तो वो क्या होगी, वो वर्कबुक होगी, ठीक है, वर्कबुक होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। अब चलते हैं फिर से अपने उस पर, प्रश्न पर। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये हमने कर लिया एक्स लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। इनको देखिए, ये क्या होगा, देखो इस प्रकार के कई क्वेश्चन हमने पीछे भी देखे हैं, आप फिर से देख रहे हैं, ये सरल होते हैं, इनको केवल समझ लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो मेल मर्ज मतलब मर्ज करने जैसी कुछ बात हो रही है। डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण, डेटाबेस से डेटा को दस्तावेज में स्वचालित रूप से मर्ज करना, तो मेल मर्ज कहां आएगा, यानी ए का दूसरा होना चाहिए। देखो ए का दूसरा सब में है, केवल डी में नहीं है, ये हमने काट दिया। फिर आ जाओ पिवट टेबल। पिवट का क्या मतलब होता है, घूमना, तो ऐसा देखो कहीं घूमने जैसा। डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश उपकरण, किसी तालिका में ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल खोजना वी लुकअप होगा, यानी डी का तीसरा होना चाहिए। डी का तीसरा इसमें, इन दोनों में नहीं है, यही बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का होगा दूसरा, बी का होगा पहला। पिवट टेबल क्या करती है, डेटा के विश्लेषण के लिए गतिशील डायनामिक सारांश जो है उपलब्ध कराती है ना, डायनामिक सारांश उपलब्ध कराती है। ट्रैक चेंज क्या होगा, दस्तावेज संशोधन की ट्रैक करने की सुविधा। फीचर टू ट्रैक द डॉक्यूमेंट्स, हम अगर कोई डॉक्यूमेंट, हमने किसी ने कोई और संशोधन उसमें कर दिया तो हम उसको ट्रैक कर पाए, तो ये ट्रैक चेंजेस होता है, ठीक है। बहुत सरल सवाल है, केवल आप इनको देख के घबराए ना। इस प्रकार के कई सवाल हमने देखे हैं, और लोअर पीसीएस की परीक्षा में आपके इस प्रकार के बड़े सवाल आने की उम्मीद है, तो इनको घबराना नहीं है, देख के सिर्फ समझना है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, इन्होंने दिखा दिया। और ये वी लुकअप को जरूर ध्यान रखोगे, कई बार पूछा गया है एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन के प्राथमिक कार्य क्या है। वी लुकअप की बात चल रही है, तो वी मतलब वर्टिकल, एक होता है एच लुकअप, एक मतलब हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऐसे, किसी तालिका को क्षैतिज रूप से देखना, नहीं, किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना, जहां भी ये शब्द आ जाए बिल्कुल ठीक है, और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू को रिटर्न करना। डायनामिक चार्ट बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये किसका काम है, ये डायनामिक चार्ट जहां बनते हैं उसका काम होगा। कई वर्कशीट में डाटा को कंबाइन करना, ये मर्जिंग का काम है, ये भी गलत है। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस।
वी लुकअप का पूरा नाम वर्टिकल लुकअप होता है, आपसे पूछा जा सकता है। यह एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को एक कॉलम से ऊपर की नीचे की तरफ और फिर उसी को रो में दिए गए किसी निर्दिष्ट कॉलम से वैल्यू को रिटर्न करता है, वी लुकअप। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? अब देखो यहां तीन चीजें हैं। Which Excel feature allows you to set criteria for data entry in a cell? अभी मैंने आपको बताया कि सेल क्या होती है, एक रो और एक कॉलम, और एक रो के बीच का जो स्थान होगा ये एक सेल करती है। अब देखो सेल जो है, सेल में हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ऐसा अगर हम कोई ऐसी एक्सेल सुविधा जो आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड, मतलब हम डिसाइड कर दें कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसको प्रविष्टि करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके। तो इसको क्या कहेंगे, इसको डेटा वैलिडेशन कहेंगे। फिल्टरिंग होगी, हम किसी चीज को फिल्टर करके निकालें, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। फिल्टरिंग होगी, हम किसी चीज को फिल्टर करके निकालें, ऑप्शन बी नहीं होगा। डेटा व्यूज मतलब हम किसी डेटा को खोज रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग एक अलग चीज है। और डेटा वैलिडेशन, डेटा सत्यापन क्या होगा, हमने पहले ही क्या किया, उसके लिए एक प्रॉपर मानदंड निर्धारित कर दिए कि सेल में यही डेटा लिखा जा सकता है, इसी प्रकार का डेटा लिखा जा सकता है, इसके अलावा इस सेल में डेटा नहीं लिखा जाएगा। ऐसे चेंजेस भी हम एक्सेल में कर सकते हैं, जिसको आजकल बोलते हैं ना, आ जाओ सिखा दूंगा। एडवांस एक्सेल आपने देखा होगा, वो सब यही सिखाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। एक्सेल में डेटा सत्यापन की सुविधा आपको डेटा वैलिडेशन इसको बोलेंगे, है ना। किसी सेल में सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड जैसे संख्या सीमा, कितनी नंबर तक लिखे जा सकते हैं, टेक्स्ट क्या लिखा जा सकता है, उसकी लेंथ क्या हो सकती है, डेटा लिस्ट आदि निर्धारित करने की अनुमति देती है। इसको डेटा वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है, इससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि होने पर रोका जा सकता है, जबकि फिल्टरिंग का उपयोग डेटा को छांटने और उन्हें रिकॉर्ड्स को देखने के लिए किया जाता है। आप देखते हो, जैसे मान लो आपने कोई एंट्री की है, कोई लीजर की एंट्री आपने एक्सेल में की और आप देखना चाहते हो 10,000 से बड़े ट्रांजेक्शन कितने हैं, तो आप डेटा फिल्टर लगा के देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अब देखो ये सवाल दिखने में कठिन है लेकिन है आसान। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल्स, देखो पिवट किसको बोलते हैं, पिवट बोलते हैं एक धुरी को, है ना। तो पिवट टेबल्स बड़े डेटा सेट को गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। पिवट टेबल्स इन एमएस एक्सेल इनेबल डायनामिक समराइजेशन एंड एनालाइज ऑफ लार्ज डेटाबेस। पिवट टेबल का मतलब ही यही है कि वो डायनामिकली इसको क्या करेगी, प्रेजेंट कर देगी। पीछे भी अभी हमने देखा, तो पिवट टेबल यही होती है, तो ये सही है। अब रीजन दे रहा है, पिवट टेबल्स उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देती हैं। एकदम शानदार तरीके से वो डेटा को रिकलेक्ट कर देती हैं। रिम्बर्स तो नहीं बोलेंगे, रिकलेक्शन कर देती है अच्छे से। तो इसका कारण भी सही है, इसीलिए विश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या है ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, है ना। अभी जाएंगे एक्सेल पे तो एक बार पिवट टेबल आपको दिखा दूंगा। एमएस एक्सेल में पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश के रूप में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी हो। यह उपयोगकर्ताओं को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। इसलिए अभिकथन ए और आर सही है और आर उसकी सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए उन्नत एक्सेल फीचर्स, एडवांस एक्सेल की बात हो रही है। एडवांस एक्सेल फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। देखो कई प्रकार के फंक्शन इसमें आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो चीजों का सम करना चाहते हो, कोई भी सूत्र एक्सेल में बहुत सारे, अगर आपको थोड़ी भी बेसिक जानकारी है, यदि आपको थोड़ी बहुत भी, अगर आपने एक्सेल की कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, क्लास नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है आपको ये क्लास समझ में ना आए। लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर आपको एक्सेल का बेसिक थ्योरी पता है, आप एक्सेल चलाते तो आपको पता होगा ये आपसे खूब पूछा जाता है, एक्सेल में कुछ फॉर्मूले लगते हैं। कैसे फॉर्मूले लगते हैं इसको समझो। एक्सेल में कुछ फॉर्मूले कैसे लगते हैं, जैसे मान लो ये एक्सेल सीट है। अब मैंने यहां मान अंकित करना शुरू किया, यहां मैंने लिखा 23, फिर इसके नीचे लिखा 45, फिर इसके नीचे लिखा 38, फिर इसके नीचे लिखा कुछ और। तो अब मुझे अगर इन सबको जोड़ना हो तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा यहां से यहां तक की फाइलों को और यहां फॉर्मूला लगाऊंगा।
और फॉर्मूला जो शुरू होता है वो इक्वल के साइन से फॉर्मूला शुरू होता है। मुझे इन सबकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो तब भी मैं यहां फार्मूला लगाऊंगा, और वो फार्मूला किससे शुरू होता है? वो फार्मूला बराबर के साइन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? बराबर के साइन से। तो ये बात भी आपसे कई बार पूछी जाती है, ये बात भी आपसे कई बार पूछी जाती है। चलो फिर आ जाते हैं अपने इस पे। तो कोई भी फार्मूला किससे शुरू हो रहा है? बराबर के साइन से शुरू हो रहा है। एक मिनट, बराबर के साइन से कोई भी फार्मूला शुरू होता है, ये बात ध्यान रखो। अब फार्मूला क्या होता है? अगर हमें सम करना है तो हम सम लिखते हैं और सेल का एड्रेस लिखते हैं। यही बना के बता दे रहा हूं। ये एक्सेल सीट थी आपकी, यहां ABCD लिखा हुआ था, यहां 1 2 3 लिखा हुआ था। ऐसे करके ये पूरी एक्सेल की सीट होती है। इसको यहीं समझ लो, यहां ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये देखो, अब ये आगे तक जा सकती है। ये एक्सेल सीट होती है। एक्सेल सीट में यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। यहाँ ABCDE ऐसे लिखा होता है। अब जो ये ऐसे है, ये क्या है? कॉलम है। जो ये ऐसे है, ये रो है। एक कॉलम और एक रो के प्रतिच्छेद को, इस कोने को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे ये सेल की अगर मैं बात करूं तो ये सेल A1 है। कैसे? A इसमें है और 1 इसमें है। पहले कॉलम लिखते हैं, फिर अब मान लो मुझे इस खाने को बताना है, ये खाना क्या होगा? तो B होगा, और B का कौन सा है? 4, तो ये B4 होगा। ये क्या होगा? B4 होगा। अब ऐसे ही इनको डिनोट करने के, सेल एड्रेस को डिनोट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल डिनोशन होता है, दूसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट का क्या मतलब है? मान लो यहां लिखा हुआ है 26, इस सेल का एड्रेस इस सेल में लिखा हुआ है 26, तो सेल एड्रेस अगर कॉपी होगा और अगर हम डॉलर के हिसाब से उसको डॉलर लगा के उसको फिक्स करते हैं, अगर मैं $B, C सेल में है ना ये, तो $C लिख दूं और यहां 3 और $3 लिख दूं। मतलब अब अगर मैं इसको कहीं भी शिफ्ट करूंगा, ये पर्टिकुलर सेल एड्रेस इसको बोलते हैं, एग्जैक्ट सेल एड्रेस इसको बोलते हैं। आगे इसमें कोई प्रश्न है कहीं, मैं आपको उसको समझाऊंगा। एग्जैक्ट सेल एड्रेस बोलते हैं। तो एग्जैक्ट सेल एड्रेस डेटा से शुरू करते हैं, इससे डॉलर से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होगा? अगर हम इस सेल के एड्रेस को लिखेंगे, मतलब ये 26 ही रहेगा। चाहे मैं इसे इधर कर दूं चाहे उधर कर दूं, लेकिन यहां इसका मान 26 ही रहेगा। तो ये इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही तो बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। अब मान लो मुझे सम लगाना है, मतलब इनका टोटल करना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर सम, और मैं यहां सेल एड्रेस लिखूंगा कि A1 से लेकर, और बीच में लगाते हैं कॉलन। क्या लगाते हैं? कॉलन। ये भी प्रश्न पूछा गया है। कॉलन लगाते हैं। A1 से लेके A6 तक का मुझे सम करना है, यानी ये वाली लाइन का सम यहां आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो मुझे C में 3, इनका इसका सम करना है, तो मैं बराबर लिखूंगा सम, और सम करने के बाद मैं लिखूंगा C1 से लेके कहां तक का सम करूंगा? C3 तक का। इस प्रकार मान लो मुझे ऐसे सम करना है, यहां पे सम लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं फार्मूला लिखूंगा सम, और कोई भी फार्मूला बराबर से शुरू होगा, ध्यान रखना, इक्वल से शुरू होगा। मुझे सम करना है A3 से लेके C3, तो A3 और कॉलन C3 में कर दूंगा। ऐसे करके फार्मूले कुछ लिखे जाते हैं एक्सेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उन्नत एक्सेल फीचर, इफ जो है फंक्शन के मानों के तार्किक तुलना की अनुमति देता है। ऐसे ही फॉर्मूले में एक इफ होता है। इफ क्या करता है? जो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। मोटी भाषा में समझ लो, एक्सेल टफ जाता है। एक्सेल जब तक आप पूरा नहीं समझोगे, थ्योरी से एक्सेल नहीं पढ़ोगे, दिमाग में कम घुसेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इफ फंक्शन के मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है, यह बात बिल्कुल ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम क्या कर सकते हैं? सेल दिखावट को, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन चेंज सेल अपीयरेंस बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है, किसी भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिंग का मतलब यही होता है कि हम उसको कैसा चाहते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसको बोल्ड दिखाना चाहते हैं, हम उसको आसान दिखाना चाहते हैं, हल्का दिखाना चाहते हैं, इटैलिक दिखाना चाहते हैं, उसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं। ये सब क्या होता है? फॉर्मेटिंग होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट के मानदंडों के आधार को बदला जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो एक मैक्रोज नामक भी चीज होती है। मैक्रोज क्या करती है? जो हमने काम एक बार कर दिया है उसको केवल एक बार टाइप करेंगे, वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा।
तो उस शब्द को कहते हैं मैक्रो। जब आपने कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपको नया नया लगेगा सब, लेकिन ये तीनों बातें सही हैं, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। उन्नत एक्सेल, एडवांस एक्सेल आपने सुना होगा, कई बार एडवर्ड में सुनते हो। इफ फंक्शन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है क्या कोई शर्त सही है और गलत, उसके अनुसार परिणाम देता है। मतलब इफ फंक्शन मानों के बीच तार्किक तुलना की अनुमति देता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग से सेल के रंग, रूप, बॉर्डर आदि को किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, इस प्रकार की चीज है। मैक्रोज एक्सेल में बीबीए स्क्रिप्ट लिखने में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। इसमें तीनों कथन सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके तीनों कथन ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। देखो, रो और कॉलम की अगर बात आएगी तो देखो, ये जो एक्सेल सीट थी ना पूरी, इस एक्सेल सीट में ये पूछ रहे हैं मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं और रो कितनी हो सकती है। तो देखो, जो रो हो सकती हैं, मतलब ये जो चीजें होती हैं, ये रो हो सकती हैं 10,48,576 मैक्सिमम। 2007 के बाद वाले में 10,48,576 रो हो सकती हैं। और जो आपके ये होते हैं कॉलम होते हैं, ये 16,384 हो सकते हैं। कॉलम कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, 16,384। और ये कितने हो सकते हैं, 10,48,576। ये दोनों डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब रो कितनी हो सकती है, 10,48,576। कॉलम अगर वो पूछ ले कॉलम कितने हो सकते हैं, तो कॉलम 16,384 हो सकते हैं। देखो, एमएस एक्सेल 2007 वर्कशीट में अधिकतम पंक्तियों की संख्या 10,48,576 और अधिकतम कॉलम संख्या 16,384 हो सकती है। अंतिम सेल का एड्रेस XFD ये होता है। एक्सेल 2007 से पहले इतनी पंक्तियां और 256 कॉलम होते थे। पुराना नहीं पूछेगा कोई, नया पूछेगा। और ये मान 2 की घात 20 के बराबर होता है। याद रखोगे, जो रो की संख्या है ऐसे जो है, ये मान 10,48,576 या 2 की घात 20 के बराबर हो सकता है। और जो कॉलम होते हैं, कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है, 16 दूनी 32 की जगह 38 है और यहाँ 4 है। ऐसे याद किया है मैंने, आप चाहो तो कर लेना। 16,384, 16 दूनी 32 की जगह 38 है और लास्ट में 4 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है, एक्सेल फार्मूलों में डॉलर का चिन्ह क्या दर्शाता है। मैंने भी आपको बताया कि ये एक वर्कशीट है, ये एक वर्कशीट है। अब मुझे इस सेल का एड्रेस, ये 1 2 3 ABCD, अब मुझे क्या करना है, इस सेल का एड्रेस बताना है। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, B2। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, B2। लेकिन अगर B2 की वैल्यूएशन को भी मैं फिक्स करना चाहता हूं तो मैं $V के आगे भी लगा दूंगा और $2 के आगे भी लगा दूंगा। मतलब ये डॉलर क्या करता है, सेल को फिक्सेशन करता है। अब देखो, एक वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित करता है, तो डॉलर एक्सेल फार्मूले में पूछा है उसने, सिंपल पूछता तो वित्तीय मूल्य को प्रदर्शित कर सकता था। यह एक विशिष्ट प्रकार का डेटा फॉर्मेट को दर्शाता है। यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। इसको क्या बोलते हैं, एक सेल रेफरेंस होता है सिंपल सेल रेफरेंस। सिंपल में क्या होगा, B2 हो गया। एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होगा, सबके आगे डॉलर लगा हुआ होगा, है ना। एक होता है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होगा, या तो B के आगे डॉलर लगा हुआ होगा या 2 के आगे डॉलर लगा हुआ होगा। तो ये जो सेल एड्रेस है ये इस प्रकार से होते हैं। तो डॉलर क्या करता है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस को बताता है कि ये एब्सोल्यूटली है। इसका प्रयोग सेलों को चिन्हांकित, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पीछे भी हमने देखा था। आगे चलते हैं, ये दिखाया डॉलर का चिन्ह का उपयोग एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए किया जाता है। जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है तो वह सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है और उसे किसी भी दशा में कॉपी करके बदला नहीं जा सकता। कॉपी करने पर भी वह नहीं बदलता है। जैसे A1S1 यह पूरी तरह से स्थिर होगा, एब्सोल्यूट होगा। $1 यह रो स्थिर रखता है लेकिन कॉलम को चेंज कर सकता है। ये जिसके आगे डॉलर लग गया मतलब वो स्थिर रहेगा। अब इसमें कॉलम स्थिर रहेगा लेकिन रो चेंज हो सकती है। इसे मिक्स्ड बोलते हैं, इसे एब्सोल्यूट, इसे सिंपल एड्रेस बोलते हैं, है ना। सिंपल एड्रेस A1 होगा। ये दोनों मिक्स के एग्जांपल हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। असंरचित डेटा कैसा होता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। एग्जांपल फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब देखो, आपको पता है सोशल मीडिया पोस्ट क्या है, उसका कोई स्ट्रक्चर होता है क्या,
नहीं, तो ये तो डाटा का उदाहरण है, हमसे पूछा है, नहीं है। सेंसर रीडिंग का भी कोई डेटा थोड़ी ना होता है, ठीक है। स्प्रेडशीट टेबल जो होती है वो एक प्रॉपर संरचित स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, उसमें प्रॉपर पता होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर डाटा होता है स्प्रेडशीट का। तो आप अगर एक्सेल टेबल अगर आपने देखी हो तो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर डाटा होता है। ये कह रहे हैं कौन असंरचित डेटा नहीं है, मतलब कौन स्ट्रक्चर डेटा है, तो स्प्रेडशीट टेबल हो जाएगा, या एमएस एक्सेल जिसको बोलते हैं, एमएस एक्सेल की फाइल। असंरचित डेटा वह डेटा है जिसकी कोई पूर्व निर्धारित प्रारूप नहीं होता, कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई संरचना नहीं होती। अक्सर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो ये सब असंरचित डेटा हो सकते हैं, इनकी कोई फॉर्मेट नहीं होता है। किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का यूज किया जाएगा? किसकी बात कर रहा है वो? कॉलम की बात कर रहा है। तो कॉलम में अगर कोई चीज सर्च करनी है, मतलब वर्टिकली सर्च की जाएगी, मतलब क्या होगा? वी लुकअप। यही रो की अगर वो बात करता तो हम क्या करते? एच लुकअप करते, ठीक है। वी लुकअप मतलब वर्टिकुलर लुकअप, ये कई बार आ चुका है, इसको ध्यान रखोगे, इसके आने की संभावना और ज्यादा है। एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है, इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन वर्कशीट डेटा। तो देखो फॉर्मूला जो लगते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर्मूला जो लगते हैं, सूत्र जो लगते हैं, एक क्या है? एक इक्वेशन है जो परफॉर्म करते हैं अपने इक्वेशन होने को वर्कशीट डेटा पर। हमने अगर उस पर कहीं भी फॉर्मूला लगा दिया तो फिर हम उसमें कितना भी डेटा एंटर कर दे, वो फॉर्मूला उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ऐड होता चला जाएगा। तो फॉर्मूला एक इक्वेशन है जो वर्कशीट डेटा का संचालन करता है। वर्कशीट क्या होती है? जैसे ये जो प्रॉपर एक शीट है, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो ये शीट 1 जो है ये वर्कशीट है, शीट 2 वर्कशीट है, शीट 4 वर्कशीट है ना, ये ध्यान रखना। तो ये जो वर्कशीटें हैं और इन सारी वर्कशीटों से मिलकर बनता है क्या? इन सब वर्कशीटों से मिलकर बनता है वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक बनती है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। MID लाइब्रेरी एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? देखो ये भी एक फॉर्मूला है, ये सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है कि बराबर। अब बहुत फॉर्मूले सारे याद नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन आए एटलीस्ट उनमें से तो देख लें। मिड मतलब हमें इसके बीच वाले अक्षर को लेना है। लाइब्रेरी का बीच का अक्षर क्या है? आर बनेगा। 4 2 ले रखा है, मतलब चौथे अक्षर से शुरू हो और 2 अक्षरों तक जाए, इस फॉर्मूले का ये मतलब है। लेकिन ये बहुत टफ है अपने आप में, ऐसे फॉर्मूले आप याद नहीं कर पाएंगे फिर भी। लेकिन मिड का मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाओगे। मिड का मतलब आर, 4 2 मतलब चौथे अक्षर से शुरू और 2 अंकों तक जाएंगे, तो आर और ए इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इन्होंने दिया है मिड और ये सब निकाल के दिया है, ठीक है। चलिए, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है? फॉर्मूले का घटक कौन सा नहीं है? देखो सेल रेफरेंस तो अब देखो फॉर्मूला क्या होगा? मुझे सम करना है या मुझे एवरेज निकालना है, तो ध्यान रखना एवरेज के लिए ABG नहीं लिखा जाता, पूरा लिखा जाता है एवरेज। ऐसे ही सम जब हम करते हैं तो केवल सम लिखते हैं, तो बराबर सम। सम लिखने के साथ मैं क्या लिखूंगा? A1 से लेके कॉलन A6 तक का मुझे सम करना है, ये प्रॉपर फार्मूला है। तो देखो गणितीय ऑपरेटर, पिक्चर, वर्कशीट फंक्शन और सेल रेफरेंस, कौन उसका घटक नहीं है? सेल रेफरेंस है, वर्कशीट फंक्शन होगा। पिक्चर मेरे हिसाब से उसका कोई पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, पिक्चर इस फार्मूले का कोई भी। गणितीय ऑपरेटर ये क्या है? ये गणितीय ऑपरेटर ही तो है, सम जो हमने लिखा है ये गणितीय ऑपरेटर है। सेल रेफरेंस ये है ना। वर्कशीट में जो फंक्शन होगा वो उसका फॉर्मूले का हिस्सा होगा ही। पिक्चर से कोई मतलब नहीं है, पिक्चर फॉर्मूले का भाग नहीं होती है। अब जिनको यही नहीं पता है कि एक्सेल में कुछ फार्मूले लगते हैं, उनके लिए बहुत समस्या है। एक्सेल में बहुत सारे फार्मूले, गणितीय ऑपरेटर जैसे हम जो लगा रहे हैं प्लस माइनस, वर्कशीट फंक्शन क्या है? सम, एवरेज, जो भी लिख रहे हैं वो। सेल रेफरेंस क्या है? ये जो सेल का रेफरेंस दे रहे हैं ये। लेकिन पिक्चर का कोई मतलब उससे नहीं है। एक्सेल में कभी कभी सेल का वास्तविक डेटा के स्थान पर ये चिन्ह प्रदर्शित होता है, इसका क्या मतलब होता है? आप अगर एक्सेल पे थोड़ा बहुत कभी काम किया हो तो आपने देखा होगा कहीं कहीं आपको हैज हैज सा लिखा हुआ दिखेगा। हैज हैज क्या है? तो हैज हैज और कुछ नहीं है, जब किसी सेल में इतना स्पेस नहीं होता कि जो डाटा लिखा हुआ है वो पूरा दिख सके, तो वो उसके स्थान पर हैज हैज दिखाने लगता है। और जैसे ही हम माउस से पकड़ के कर्सर को आगे बढ़ाते हैं, इसको घुमाते हैं, फिर वो क्या करने लगता है? फिर वो हमें पूरा डेटा शो करने लगता है।
तो कुछ त्रुटि है? नहीं। कुछ छिपा हुआ कंटेंट है? टेक्स्ट के स्थान पर नंबर दर्ज? सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। जैसे ही मैं कॉलम को चौड़ा करूंगा वो एक्स एक्स की जगह जो लिखा हुआ होगा वो दिखने लग जाएगा। आगे चलते हैं। यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कौन सी कुंजी दबाएं? देखो, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल्स, कहीं भी पूरे कंप्यूटर में कहीं भी अगर हमें मल्टीपल चीज सेलेक्ट करनी होती है, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी होती है, तो आप एक सेलेक्ट करोगे फिर दूसरे पे क्लिक करोगे तो पुरानी वाली अनसेलेक्ट हो जाएगी। तो पूरे को सेलेक्ट करने के लिए एक के साथ कई अन्य फाइल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रहते हैं कि कंट्रोल मजनू हटके मत जाना, कंट्रोल कर। तो कंट्रोल वाला बटन जो होता है उससे क्या होता है, मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए जा सकते हैं कंप्यूटर में, और भी जगह अन्य भी जगह भी हम मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल का बटन दबाते हुए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिसमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो गणना कैसे होगी? नंबर से होगी नहीं, कैलकुलेट से होगी नहीं, काउंट से गणना होगी। काउंटिंग जैसा कुछ नहीं होता है। काउंट और हम यहां ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस डाल देंगे तो जितने भी वो होंगे उनकी सबकी गणना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसी दिए गए रेंज में संख्यात्मक मान की संख्या गिनने के लिए किया जाता है। यह केवल संख्याएं गिनता है और खाली सेल, टेक्स्ट, तारीख के अन्य डेटा को छोड़ देता है, केवल नंबर काउंट करता है। एमएस एक्सेल शीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पूरे कॉलम को हाईलाइट कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। देखो ये कुछ शॉर्ट की है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार में अगर यहां दबाऊं माउस आ जाएगा क्या? एक मिनट, इसे मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे ही दबाया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इस कीबोर्ड से काम नहीं हो रहा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते ही क्या होता है, ये पूरी लाइन हाईलाइट हो जाती है। जैसे मान लो ये डेटा है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते ही कंट्रोल स्पेस बार, ये देखो कंट्रोल स्पेस बार दबाया पूरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, मान लो यहां चलते हैं, कंट्रोल स्पेस बार दबाया पूरा हाईलाइट हो गया। तो कंट्रोल स्पेस बार से क्या होता है, पूरी हाईलाइट हो जाती है, क्या पूरी कुंजी हाईलाइट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरी जो है रो पूरा कॉलम हाईलाइट हो जाता है। आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में सूत्र राउंड, इसका क्या मतलब? अब देखो राउंड फिगर में हमें लेना है, 2 लिखा है मतलब 2 अंकों तक लेना है। इस प्रकार कॉमा के बाद जितना नंबर 1 2 2 लिखा होता है मतलब 2 अंकों तक। अब आप देखो 5.678 को 2 अंकों तक राउंड फिगर करना है तो आप सबको पता है तीसरा अंक अगर 5 से छोटा होता है तो छोड़ देते हैं, 5 से बड़ा होता है मैथमेटिक्स में तो ये वाला अंक बढ़ा देते हैं। तो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5.68। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ऐसे फॉर्मूले भी सिंपल लगते हैं तो ये सब आपको सामान्य कॉमन सेंस में भी, और देखो हर फॉर्मूले से पहले किसका निशान लगा हुआ है, बराबर का, ये मत भूलना, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ कक्षाएं आपकी अधूरी रह गई है, कुछ विषय आपको ठीक से पढ़े नहीं है, कोई अगर पढ़ा देता सर तो बड़ा आसान हो जाता, कुछ नोट्स वोट्स मिल जाते तो बड़ा आसान हो जाता, तो आप डिकोड एग्जाम का आरोहण बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस 2500 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज इत्यादि सब इंक्लूड है। आपको लगता है कि ना सर हमें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, पढ़ हमने बहुत लिया लेकिन अब हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जहां प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहे, तो आप डिकोड एग्जाम का आरोहण टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कुल जमा 5500 प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, 5250 प्रश्न हम आपको इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, और डेली टेलीग्राम पर टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, उसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। टेस्ट बिल्कुल एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, डेली टेस्ट होगा, मासिक करंट अफेयर्स की वीडियो और मासिक पीडीएफ करंट अफेयर्स की आपको इसमें मिलेगी। कुल 20 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 20 तो हम देंगे ही, एग्जाम डेट आगे बढ़ गई तो ज्यादा भी कर सकते हैं। बाकी 130 सेक्शनल 130 सेक्शनल टेस्ट सीरीज में होंगे। तो आप चाहें अपनी तैयारी जांचने के लिए, उसको धार देने के लिए डिकोड एग्जाम की आरोहण टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टरों को हटा देता है? तो देखो आपको ना भी पता हो तो क्लीन जो होगा, इफ अभी हमने देखा था गणितीय तर्कों के कंपैरिजन में यूज हो रहा था, क्लीन जो होगा
वो क्या कर देगा, हटा देगा। कॉमन सेंस से भी आप क्लीन के साथ ही जाओगे, बाकी सम का तो कोई मतलब है नहीं, है ना। इफ एरर में होता है कि अगर एरर है तो वो बता देता है, क्लीन में बिल्कुल हटा देगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लीन फंक्शन सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टरों को हटा देता है। जैसे सिंटैक्स में क्लीन टेक्स्ट हम कर देंगे तो ये टेक्स्ट को इसमें से हटा देगा। फंक्शन की का प्रयोग, किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है? तो नाम बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? F2 का यूज किया जाता है ना, F2 का यूज किया जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे भाई, 2 नंबर का काम है, किसी का नाम बदलना 2 नंबर का काम है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल 2 नंबर का काम है, किसी का नाम बदल दिया। किसी का नाम है राम प्रसाद, तुम मुझसे कह रहे हो रामू, तो तुमने उसका नाम बदल दिया, 2 नंबर का काम कर रहे हो। तो चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए F2 का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। F2 का नाम बदलने, F3 का प्रयोग किसी प्रोग्राम को सर्च करने के लिए किया जाता है। तो सर्च कैसे करेंगे? तो सर्च किसी को कब करते हो भाई? तो फ्री है क्या, गिल्ली डंडा खेलने चलेगा, सर्च कर रहे हो तो सर्च 3 मतलब फ्री। सर्च किसको करते हो? जो फ्री होता है, तो F3 है ना। प्रोग्राम अथवा पेज को बंद करने के लिए अल्ट के साथ F4, F4 मतलब खत्म। अब अल्ट के साथ F4 अगर तुमने दबा दिया तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अब जैसे ये खुली हुई थी, हम अल्ट के साथ क्या करें, F4 दबाएं, अल्ट के साथ F4 दबाएं, अल्ट के साथ, अगर अल्ट के साथ F4, इसमें आ ही नहीं रहा, अल्ट के साथ अगर मैं F4 दबाऊंगा तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। कीबोर्ड इसका वो वाला कीबोर्ड है नहीं, तो अल्ट के साथ अगर F4 दबाएंगे तो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। ये कुछ शॉर्ट की हैं जो हमने देखी, F2 देखी, F3 देखी, अल्ट के साथ F4 देखी, और F1 की का प्रयोग किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए किया जाता है। तो जो किसी की हेल्प करता है वो 1 नंबर आदमी होता है, तो F1। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए एक आसान तरीका क्या है? तो जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए एक आसान तरीका क्या है? फंक्शन में जाके कर लेते हैं। जटिल गणनाओं को सेट अगर हमें करना हो तो फंक्शन में जाके कर लेते हैं, फंक्शन में जाके कर लेते हैं। अब देखो, इनमें से कोई होगा क्या कॉमन सेंस? देखो, दशमलव से क्या जटिल गणनाएं सेट होंगी? भिन्न से क्या जटिल गणनाएं सेट होंगी? बूलियन से क्या जटिल गणनाएं सेट होंगी? फंक्शन में ऐसा कुछ होगा जिससे जटिल गणनाएं सेट हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो इनमें जोड़ना, मतलब इस प्रकार के फंक्शन होते हैं, जोड़ना, औसत, ये सब फंक्शन है, फॉर्मूला का यूज है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को चुने तो ये सवाल बन सकता है, आता है, मैं आपसे कह रहा हूं। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होगा? जिसमें दोनों, ए के आगे भी डॉलर है, वन के आगे भी डॉलर है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जो बढ़ता रहता है, ऐसा एक्सपेंड करता रहता है। तो साइंटिफिक जो है डेटा के लिए एक्सपोनेंशियल सेल का यूज किया जाता है। साइंटिफिक डेटा जो होता है, साइंटिफिक जो है कौन सा सेल प्रारूप, साइंटिफिक सेल जो है वो एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको ध्यान रख लो, याद सा कर लेना। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करता है? अब देखो, मर्ज अक्रॉस विकल्प क्या करेगा? जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट करके, रो का मतलब क्या हो गया, ये मल्टी रो एक्सचेंज सेलेक्ट किया जाता है, तो ये कमांड के प्रत्येक कॉलम के लिए मल्टीपल मर्ज सेल का। अब बताओ, एक तुमने सेलेक्ट करी और प्रत्येक कॉलम के लिए कैसे कर देगा? या तो रो से रो में करेगा या रो से कॉलम में करेगा। जब एक मल्टी रो सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल दे देता है। ये बिल्कुल सही है। आपने एक रो सेलेक्ट करी और आपने इसका यूज किया मर्ज अक्रॉस, तो हर सेल के नीचे एक सेल आ जाएगी, हर रो के नीचे एक रो आ जाएगी। एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण कर देता है। जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड सभी रो के लिए नहीं, तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए, तो यह कमांड सभी रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण कर देता है, मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण कर देता है। अच्छा, जब एक मल्टी रो का किया जाता है तो प्रत्येक रो के लिए 5 मल्टीपल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जब एक मल्टी रो सेलेक्ट किया जाता है तो प्रत्येक कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल सेल का जो है जनरेशन कर देता है। इसको क्या कहते हैं? मर्ज अक्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अक्रॉस मतलब पूरा। एक्सेल शीट्स, अगर आपने एक्सेल बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना तो ये क्लास कठिन जाएगी। और एक्सेल अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो घबराओ मत। एक्सेल के या तो कुछ डिटेल पढ़ लो या कहीं से एक्सेल का
प्रॉपर वीडियो देख लो, मतलब प्रॉपर थ्योरी समझ लो। एक्सेल की थ्योरी समझ लोगे तो ये सब समझना आसान रहेगा, और एक्सेल की थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। वरना अगर आपको एक्सेल कठिन जाता है तो एक्सेल छोड़ सकते हो। एक्सेल सामान्यतः सवाल नहीं पूछे जाते, कुछ बेसिक बातें जो मैंने बताई हैं मोटी मोटी वो ध्यान रखना, सरल सवाल गलत ना हो। एक्सेल सीट, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? तो हमने देखा था एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसर है, ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन प्रोग्राम है। दो टाइप के प्रोग्राम हमने देखे थे, या दो टाइप के सॉफ्टवेयर हमने देखे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और आपके किसी भी स्पेसिफाई काम के लिए आवश्यक है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सभी फॉर्मूला निम्नलिखित में से किसके साथ शुरू होते हैं? इक्वल के साइन के साथ शुरू होते हैं। मैंने आपको बताया, बार बार बताया, ये सवाल कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि हम यहाँ यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं है, वरना एसएससी एसएससी में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। इक्वल के साथ कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने के लिए, हाइपर लिंक क्या होता है? हम कोई स्लाइड में कुछ लिख रहे हैं और वहां कुछ लिखते लिखते हमें अगर एक स्लाइड में लिंक पेस्ट करना है, ताकि अगर आदमी चाहे तो हमारे लिखे हुए डेटा को तुरंत लिंक पे क्लिक करे और डेटा पहुंच जाए, उसके लिए किसका यूज होता है? कंट्रोल के का यूज होता है। और ये एमएस वर्ड में भी यूज होता है कंट्रोल के। अगली क्लास हमारी एमएस वर्ड की ही होंगी, तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी की शॉर्ट कीज एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट में कॉमन सी हैं। तो के का क्या यूज होता है? हाइपर लिंक डालने का यूज होता है। कंट्रोल एच का यूज होता है फाइंड एंड रीप्लेस के लिए। किसी चीज को हमें, मान लो एक फॉर्मेट में मेरा नाम शिवम लिखा हुआ है, अब शिवम की जगह मुझे शिव करना है, तो मैं कंट्रोल एच का यूज करके उसको कर लूंगा। कंट्रोल ए क्या होता है? जितना भी टेक्स्ट है दिए हुए स्लाइड में या दी हुई कॉपी में, उसको सबको सेलेक्ट कर लेना, ये होता है कंट्रोल ए। और कंट्रोल बी क्या होता है? टेक्स्ट जितना हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको बोल्ड कर देना। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल के इसका आंसर होगा। कंट्रोल एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस, मैंने आपको बताया। कंट्रोल ए ऑल कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी ऑल कंटेंट, जो सिलेक्टेड कंटेंट है उसको बोल्ड करने के लिए होता है। बोल्ड मतलब मोटा जो हो जाता है। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? देखो समझ लो, व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर। जैसे मान लो ये एक्सेल हमारा खुला हुआ है, ये स्लाइड खुली हुई है, मैंने इसको यहां से क्या किया, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहीं आता है। कहां गया, कहां गया भाई फॉर्मेट पेंटर? यहीं आता है खाली स्लाइड में। मान लो जैसे मैंने इस स्लाइड को क्या किया, कॉपी कर लिया, इसको यहां पेस्ट करने आया, तो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यहीं आता है। खैर इसमें कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ज्यादा टाइम खराब करने को मतलब नहीं है। फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है, बार बार वो चीज आ जाती है, तो हमें बार बार लाना है। क्रमानुसार उपयोग करने के लिए कौन सी क्रिया? तो लॉक क्लिक करेंगे तो एक बार आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो एक बार लॉक फॉर्मेट पेंटर पे, तो वो लॉक हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर के अंतर्गत मल्टीपल यूज ऑप्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉर्मेट पेंट आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए फॉर्मेट पेंटर कई बार क्रमानुसार हम उसका यूज कर सकते हैं डबल क्लिक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। देखो तुम्हें एक्सेल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो इस क्लास को 2-3 बार देख लेना, एटलीस्ट ये सवाल घट जाए। इनके आसपास की जो भी घटना दुर्घटना हो वो सब तुम पेपर में कराओ, ठीक है। चलिए इस प्रकार, ऐसे ही 15 नंबर नहीं आएंगे, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटेड एरिया को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां क्लिक कर देंगे, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं एक्सेल के। मैं एक एक चीज का प्रैक्टिकल तो आपको करके दिखा नहीं सकता, जितना संभव है उतना मैं आपको दिखा रहा हूं। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच, तो ऐसे करके जो कॉलम होते हैं इनका एड्रेस होता है ऊपर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही कह रहा है। जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे, तो मैं जी पे क्लिक करूंगा, जी पे राइट क्लिक करके इंसर्ट दबा दूंगा, तो 3 कॉलम आ जाएंगे जी के बगल से। कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, यही सही है। कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे, एच के बाद आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। कॉलम ई और ऐसे नहीं होगा, वो कॉपी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, है ना। कॉलम जी और एच के बीच कॉलम जी सेलेक्ट करने के बाद साथ राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट करेंगे तो कॉलम ये आ जाएगा, एक एक कॉलम बढ़ जाएगा बगल बगल में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो स्प्लिट आएगा, डेवलपर विंडो देन स्प्लिट, व्यू विंडो देन स्प्लिट, डेवलपर से नहीं जाएंगे, व्यू विंडो देन स्प्लिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। व्यू, व्यू के बाद जाके और इधर की तरफ ऑप्शन होता है व्यू का, व्यू के बाद जाके विंडो, विंडो के बाद स्प्लिट, तो वो चीजें स्प्लिट हो जाएंगी, व्यू विंडो स्प्लिट, है ना। एक्सेल में डेटा डिफॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट क्या होता है? देखो इसको समझ लो, ये महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बन सकता है। देखो ये इसका क्या मतलब है? देखो मैंने यहां लिखा, कोई डेटा लिखा 23 लिखा और इसको करा 23 लिखा तो किधर हो गया? इधर अलाइन हो गया, मतलब राइट हैंड साइड अलाइन हो गया। वहीं मैंने लिखा SHIV शिव लिखा तो ये किधर अलाइन होगा? ये लेफ्ट साइड अलाइन होगा। मतलब अंक जो है वर्ड में, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो संख्याएं हैं वो किधर अलाइन होती है? अगर ये सेल है एक और एक सेल ये है तो संख्या तो इधर अलाइन होगी, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ अलाइन होती है। वहीं शब्द जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अलाइन होता है। ये बात ध्यान रखोगे, टेक्स्ट और नंबर में ये सवाल भी पूछा जाता है। टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है, बिल्कुल ठीक है, और नंबर राइट अलाइन होता है, बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट राइट नहीं होता है, टेक्स्ट लेफ्ट होता है, इसको ध्यान रखना। नंबर राइट अलाइन होते हैं, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, इनको अलग से भी पूछ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एमएस एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों सेल्स में जब संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा किधर होती है? संख्या किधर होगी? बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड में अलाइंड होगी। बाईं ओर संरेखित, दाईं ओर संरेखित होगी। संख्या अगर ये सेल है, आपने यहां लिखा 3, तो वो जब एंटर मारोगे तो 3 यहां से हटके यहां आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड अलाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एमएस एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑटो फिल्टर क्या नहीं करेगा? किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू जल्द प्राप्त कर सकते हैं, फिल्टर कर सकता है। आप एक समय में डेटा के कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं। आप ना केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खोज सकते हैं। आप एक समय में एक कॉलम पर एक फिल्टर सेट कर सकते हैं, ये गलत है। कई सारे फिल्टर सेट कर सकते हैं हम, ये ठीक है। मतलब एक कॉलम में हम कई सारे फिल्टर सेट कर सकते हैं। हम सेट कर सकते हैं कि उसमें ए ना हो, हम सेट कर सकते हैं कि उसमें कोई संख्या ना हो, इस प्रकार के कई फिल्टर हम सेट कर सकते हैं। तो एक कॉलम में एक समय में एक ही फिल्टर सेट नहीं हो सकता, मल्टीपल फिल्टर सेट हो सकते हैं। वही हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही नहीं। आपको एक विषय में समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करके और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता देता है, तो क्या सहायता देगा? इसमें क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर इसमें सहायता देगा। पूरा जो बार बार अभी पीछे फॉर्मेट पेंटर पढ़ के आए थे ना, पूरा टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना है फॉर्मेट पेंटर। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है टेक्स्ट ग्राफिक के लिए एक से अधिक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग जैसे ये सब के लिए शीघ्रता से करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट से सभी फॉर्मेट को कॉपी करने और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मामला देता है, और इसको डबल क्लिक करके एक से अधिक बार भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो पिछला सवाल बना था। अब इस संदर्भ में प्रकोष्ठों की सामग्रियों को देख लिया। A3, ये देखो कठिन सवाल है, लेकिन ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, इसलिए वैसे आपके पास इतना कठिन सवाल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसका मतलब है A1 सेल की स्टार का मतलब होता है गुणा हो रही है किससे? $A और $2 से। तो देखो $A और $2 सेल का मान कितना होगा? 5 होगा। $A और $2 $A और डॉलर यानी A सेल है, दूसरा रो है, A कॉलम है, दूसरा रो है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5। अब इसकी जगह चाहे कुछ भी आ जाए, इसका मान कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब क्या पूछ रहा है? इस प्रकोष्ठ A3, तो A3 सेल यहां आएगी, A3 सेल ये A3 सेल होगी। A3 से सूत्र को प्रत्येक प्रकोष्ठ में B3 में कॉपी किया जाता है, सूत्र यहां कॉपी किया जाता है। तो प्रकोष्ठ B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा? देखो B3 में जब सूत्र कॉपी पेस्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा B1 मल्टीप्लाई, यहां लिखे कुछ भी, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगी? 5 से ही। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस फिक्स होगा। अब B1 एड्रेस क्या है? B और 1 मतलब 6 गुणा 5 मतलब 30, इस फॉर्मूले का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया हो तो भी ठीक, मैंने आपको बार बार बताया है, डॉलर लगते ही सेल का मान एब्सोल्यूट हो जाएगा, वो कहीं हटेगा बचेगा नहीं, तो मान वही रहा। फॉर्मूला यहाँ A1 से गुणा हो रही थी तो यहाँ B1 से गुणा हो गई,
और इस हिसाब से मान आ गया 30। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्यूटर ऑपरेटर के सवाल है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में तो पूरा कंप्यूटर आता ही है, इसलिए इस प्रकार के सवाल है, उत्तर सी होगा। जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलते समय बाय डिफॉल्ट के रूप में कितनी वर्कशीट ओपन होती हैं, इसको याद रखना, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ओपन होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सरल श्रेणी के सवाल हैं, तो आप देखो पुराने जितने होते जाएंगे इजी सवाल आ जाएंगे, ठीक है। 3 होती हैं। और एक वर्कबुक में कितनी शीट हो सकती है, अधिकतम 255 शीट हो सकती हैं। वैसे ही हमने कॉलम देखे थे, कितने हो सकते हैं, कॉलम हमने देखे थे 16 दूनी 32 की जगह 38 था, लास्ट में 4 था, 16,348 कॉलम हो सकते हैं। रोज कितनी हो सकती हैं, 10,48,376 या जो भी समथिंग था, उसको ध्यान रखना, उतनी रोज हो सकती हैं, ठीक है। चलिए, और वर्कशीट कितनी हो सकती है, 255। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता, तो रेखांकन मतलब लाइन, लिंक लगा सकते हैं, अनुच्छेद और प्रतीक, कोई भी प्रतीक मतलब कोई भी गैलरी से इमेज में लगा सकते हैं। अनुच्छेद जैसा कुछ नहीं होता, अंग्रेजी में इतने, हिंदी में इतने उल्टे सीधे ट्रांसलेशन है, हाँ, अनुच्छेद कुछ नहीं होता है ना, बाकी करेक्टर्स वगैरह सब लग सकते हैं। पैराग्राफ, अनुच्छेद का मतलब है पैराग्राफिंग, उसमें उपलब्ध नहीं होती, इंसर्ट टैब में आप जाके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर करने के लिए किया था, तो डेटा पे अगर कोई काम करेगा तो वो एमएस एक्सेल करता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर के फाइल को किस प्रकार का नाम दिया था, तो डॉक फाइल होती है, वो वर्ड फाइल होती है, एक्सएलएस फाइल होती है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है, पीएमटी अलग फाइल होती है, एक्सएमएल अलग होती है। एक्सएलएस जो फाइल होती है, वो जो फाइल होती है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपने हर फाइल में वर्ड में डॉक वर्ड्स लिखा देखा होगा, इस प्रकार से एक्सएलएस फाइल होती है, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। एक्सेल में एक साथ कई कॉलम को डिलीट करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा, कॉलम सारे सेलेक्ट करेंगे, डिलीट दबा देंगे, तो कॉलम चुने, फिर राइट क्लिक करें और डिलीट दबाएं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल जैसे होता है। पहली बार कोई स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो प्रायः क्या प्रदर्शित होता है, तो ग्रिड और सेल वाली एक खाली ब्लैंक स्प्रेडशीट, जैसी अभी हमें प्रदर्शित हुई पीछे जब हमने एक्सेल खोला था। स्प्रेडशीट में प्रिंट एरिया निर्धारित करने के का उद्देश्य क्या होता है, प्रिंट एरिया निर्धारित किए जाने वाली सेल रेंज निर्धारित करते हैं। हम प्रिंट एरिया निर्धारित करते हैं कि इतने सेल से इतने सेल का डेटा ही हमें प्रिंट करना है, तो वो सेल एरिया हमने डिसाइड कर दिया। मतलब यदि आप कोई ऐसी दिनांक एंटर करते हैं जिसे एमएस एक्सेल नहीं पहचानता, तो वह क्या कर देगा, टेक्स्ट के रूप में मानता है उसे, मतलब कोई ऐसा डेट, और इसमें क्या है, शायद 1 जनवरी 1900 से पहले की वो दिनांक नहीं लेता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 जनवरी 1900 से पहले की दिनांक नहीं लेता है। 2 चीज और याद रखना, एक होता है फॉर्मूला लगाते समय बराबर लिख के अगर आपने टुडे लिख दिया, TODAY, तो ये आज की डेट लिख देता है, आज की डेट लिख देता है, ठीक है। और अगर आपने बराबर लगा के नाउ लिख दिया तो ये डेट और टाइम भी लिख देता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो ये बात भी याद रखना। अगर फॉर्मूला इक्वल लगा के आपने टुडे लिखा मतलब वो आज की दिनांक लिख देगा, और अगर आपने नाउ लिख दिया तो डेट और टाइम दोनों लिख देता है। यदि आप कोई ऐसी दिनांक, ये हो गया। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार में होता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो वर्कबुक किसका संग्रह है, एक्सेल का जो पूरी वर्कबुक है उसमें क्या है, मल्टीपल शीट्स हो सकती है, जैसे अभी हमने देखी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस को रेफर किया जाता है, जो है सेल का रो और कॉलम का लेवल। बिल्कुल मान लो A4 है तो सेल का रो है, सबसे पहले रो है और फिर कॉलम का लेवल है, मतलब ये कॉलम का लेवल है, ये रो है, A4 है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम और फिर रो, तो देखो सेल एड्रेस ये है ना, तो पहले कॉलम है फिर रो होती है। एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो चार्ट बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, चार्ट विजार्ड के विकल्प का प्रयोग करके। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह क्या होता है, सेल रेंज होता है। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है एक्सएलएस है, क्या .xls, ठीक है। चलिए, वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, एक्सेल दस्तावेज वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका उपयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने में, डेटा को संग्रहित करने में, डेटा वेटा मैनेज करने में। एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस, आप सेल का एड्रेस दोगे कि भाई सेल एड्रेस क्या है, B9 सेल का एड्रेस है, मतलब दूसरा कॉलम है, नमी रो है, ये B9 हो गया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है सेल का रो और कॉलम का लेवल।
ये कुछ शॉर्टकट कीज है, जैसे F2 क्या करेगा, 2 नंबर का काम, किसी का नाम बदल देगा, सेल को, सिलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए, उसका नाम बदलने के लिए। F5 क्या करेगा, किसी विशेष सेल में जाने के लिए। F7 सिलेक्टेड टेक्स्ट या दस्तावेज में स्पेलिंग की जांच करने के लिए। F7 तो वो स्पेलिंग चेक करेगा, 7 स्पेलिंग ऐसे बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। F11 क्या करता है, आपने वर्कशीट में कोई डेटा एंट्री किया, कोई डेटा आपने यहां लिखा 25 या 40 या 45 और आपने इसके बाद तीनों को सेलेक्ट करके F11 दबा दिया, तो वो क्या करेगा, चार्ट बना देगा। चार्ट कैसा, ऐसा वाला डंडे वाला चार्ट है ना, चार्ट बन जाएगा ऐसे, फिर ऐसे डंडे होंगे ऐसे करके, मतलब जो पाई जो बार चार्ट होता है वो। तो देखो 11 ऐसा बार जैसा नहीं लग रहा है, तो 11 क्या करेगा, बार चार्ट बना देगा। 11 क्या करेगा, बार चार्ट बना देगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 में क्या करेगा, नई वर्कशीट आ जाएगी। वर्कशीट क्या है, जो नीचे कई 3-4 शीटें चल रही थी, देख लो ये एक्सेल खुला हुआ है, इसमें शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, फिर मैं कंट्रोल प्लस ये और प्लस F1 दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट F1, तो नई शीट एंट्री हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबा के नई शीट की एंट्री हो जाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 ये भी कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखोगे। शिफ्ट प्लस F5, केवल F5 दबा रहे थे तो क्या कर रहे थे, केवल F5 से विशिष्ट सेल में जाने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स खोलने के लिए। कंट्रोल ए आप सबको पता है सारा सेलेक्ट कर लेने के लिए। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, ये सब सेम होता है। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल बी पेस्ट के लिए, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए और कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। फिर कंट्रोल एच की अगर बात की जाए तो फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल के की बात की जाए तो हाइपरलिंक डालने के लिए। तो ये सब बहुत बेसिक है, इसलिए फटाफट निकल गए। कंट्रोल यू होता है यू फॉर अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर तो नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर नंबर को करेंसी फॉर्मेट में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज अगर कोई दबा देगा तो नंबर को दिनांक फॉर्मेट में बदलने के लिए दिनांक फॉर्मेट में बदल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज अगर कोई दबा देगा तो ऑब्वियस है नंबर परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस @ दबा देगा तो नंबर को समय फॉर्मेट पे, अब देखो दिनांक फॉर्मेट के लिए हैश और समय फॉर्मेट के लिए @ ठीक है। तो समय फॉर्मेट के लिए @, दिनांक के लिए हैश, ये बात आप ध्यान रखोगे कि ये कुछ शॉर्टकट की हैं, समाप्ति अंतिम है। कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो पूरा स्तंभ सेलेक्ट हो जाएगा, अभी हम देख रहे थे। शिफ्ट प्लस स्पेस, देखो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाओगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाओगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अल्ट प्लस एंटर सेल के भीतर लाइन ब्रेक आ जाता है। अल्ट प्लस F1 चार्ट आ जाएगा, इंसर्ट चार्ट आ जाएगा और F11 से जो डेटा सेलेक्ट किया है आपने उसका चार्ट बन जाएगा। अल्ट प्लस F2 सेव एज, अल्ट प्लस F4 इसको जरूर याद रखोगे। अल्ट प्लस F4 अगर कर दोगे तो डॉक्यूमेंट से एग्जिट हो जाओगे। अल्ट प्लस F4 से डॉक्यूमेंट से एग्जिट हो जाते हो। अल्ट प्लस F8 छोड़ सकते हो, हैश छोड़ सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट अंडरलाइन बॉर्डर रिमूव करने के लिए, ये ध्यान रखना। कंट्रोल प्लस कॉलन अगर दबा दोगे तो करंट टाइम आ जाएगा और कंट्रोल प्लस सेमी जो है अर्धविराम इसको बोलते हैं। कंट्रोल प्लस अर्धविराम दबा दोगे तो डेट आ जाएगी, तो अर्धविराम से डेट और कॉलन से टाइम आ जाएगा। बाकी अगर फॉर्मूला बराबर लगा के आप टुडे लिख देते हो तो डेट आ जाती है, बराबर लगा के नाउ लिख देते हो तो टाइम और डेट दोनों आ जाता है, इसको भी याद रखोगे। तो एक्सेल के इतने सवाल आपसे पूछे गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम पे @shivamasHB27, टेलीग्राम पे @shivamasHB27 और फेसबुक पर शिवम आशने के नाम से मैं हूं। आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना समझना हो, जब भी समय लगता है मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, ठीक है। तो आप इन जगह मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। स्प्रेडशीट की कहीं से भी MS एक्सेल की थ्योरी पढ़ लेना या MS एक्सेल की क्लास देख लेना, प्रॉपर समझ लेना, उसके बाद सवाल करोगे तो और आनंद आएगा। क्योंकि हमारी श्रृंखला ऐसी है कि हम क्वेश्चन आंसर ही करा रहे हैं फॉर्मेट में, तो फिर थ्योरी, आप लोग क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को इतना प्रेम देते नहीं हो, थ्योरी को तो क्या ही पढ़ोगे, है ना। मतलब यूट्यूब पे अब पेड बैच में जाओगे तो वहां थ्योरी प्रॉपर पढ़ाई है, तो यूट्यूब के हिसाब से भी थोड़ा, यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से भी थोड़ा देखना समझना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी हैं, ठीक है। खैर, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना। इसके बाद जो कंप्यूटर की वीडियोस आएंगी वो बहुत सरल चैप्टर सब बचे हैं। वर्ड बचा है,
डेटा जो इंटरनेट और वो सब बचा है, आईपी प्रोटोकॉल वगैरह, वो सब इजी है, वो सब समझने आसान है। तो उनको मैं और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये सॉफ्टवेयर और एक्सेल वाली क्लास ऐसी है कि इनमें माथापच्ची होती ही है। जब मास्टर ने पहली बार पढ़ना शुरू किया था, कम से कम 10 जगह से पढ़ा था, तब समझ में आया था। तो आपको परेशान नहीं होना। कुछ जो बेसिक्स मैंने बताई, कुछ शॉर्ट की मैंने बताई, सेल किसे कहते हैं, शीट किसे कहते हैं, वर्कबुक किसे कहते हैं, फिर किसी का एड्रेस कैसे पेस्ट करेंगे, एब्सोल्यूट एड्रेस सेल का क्या है, मिक्स एड्रेस क्या है, बराबर कब लगता है, लाइन कैसे अलाइन होती है, ये सब बातें, नंबर कैसे अलाइन होते हैं, टेक्स्ट कैसे अलाइन होते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई। जो बेसिक्स है उसको जरूर ध्यान रखना, ताकि सरल सवाल गलत ना हो। एग्जाम में कभी भी सिलेक्शन में बार बार कहता हूं, कठिन सवाल के गलत होने से नहीं होता है, सरल सवाल के गलत होने से होता है। क्योंकि सब लोग उसे सरल करके आए होते हैं, सही करके आए होते हैं, आप गलत कराते हो तो आप पीछे रह जाते हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रिवीजन करते रहे, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी ही परीक्षा के पास होने की संभावना अधिक रहेगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्र मंडली में साझा कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।